हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। तो अभी प्री का समय है तो इसीलिए हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं 50 एमसीक्यू का। तो जो भी चीज़ें हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उन्हीं चीज़ों में से 50 एमसीक्यू पूछी जाती है और उसमें हम सी सेट को भी इंक्लूड कर देते हैं। 5 to 10 क्वेश्चन सी सेट का भी होता है जिससे पैरेलली सी सेट का प्रिपरेशन भी हो जाता है। और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ठीक उसी तरीके से हम मेंस आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो कोर्स रिगार्डिंग हो, सिलेबस रिगार्डिंग हो, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो, टेस्ट के रिगार्डिंग हो, सभी जो डाउट है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो हाल ही में जो आपके लेबर लॉ थी, जो आपकी पॉइजनस रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल थी हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री होता है या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो उसमें एक काफ़ी अहम जो आपका रोल प्ले करता है वो होता है लेबर। और लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज बनाई जाती है। तो अभी हमारे देश में जो लेबर लॉज थी वो कॉलोनियल समय की ही थी। अगर हिस्ट्री इसका देखें तो इन लॉज में क्या था, आपके जो इंडस्ट्री था उसको क्रिमिनलाइज किया जाता था कि छोटे मोटे जो वायलेशंस थे उसके लिए भी आपकी क्रिमिनलाइजेशन देखी जा सकती थी। तो उसी के वजह से क्या है, इतने दशकों में भी जो लेबर लॉज है उनको चेंज नहीं किया गया था, जिससे हमारे देश में क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो जॉब क्रिएट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, देन जो आपके एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, उसमें बहुत हद तक एक आपका डिक्रीज देखने को मिला था। तो उसी रेगुलेटरी जो आपका कोलेस्ट्रॉल था, तो ये मेटामॉर्फिकली यूज़ किया गया है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वर्ड को, जिसको रिमूव करके न्यू कोड्स लाए गए और ये रेगुलेटरी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्लीन अप किया गया। तो ये क्या करेगा, अशर करेगा इन रेजिम ऑफ ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट को जनरेट करेगा बिटवीन थ्री पार्टीज, दैट इज़ गवर्नमेंट, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हाउस है। तो देखते हैं आगे। तो जो कोर थेसिस है वो मैंने ऑलरेडी बताया है कि पुराना जो रेगुलेटरी आपकी कोलेस्ट्रॉल है उसको चेंज करना, जो कि काफ़ी पॉइजनस है, जिसको चेंज किया गया है। देन जो फेलियर ऑफ बैकवर्ड स्टेट देख सकते हैं, जैसे बिहार हो या फिर डिफरेंट जो बैकवर्ड स्टेट है, उसमें पुराने लेबर जो लॉज है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके रखा गया था और उसमें बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर राज होना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहना, रेड टेपिज्म रहना लेबर लॉ को लेके। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो स्टेट्स है ये बैकवर्ड ही रह गई है बहुत हद तक। तो अभी जब नया लेबर कोड आया है तो इससे जो बैकवर्ड स्टेट्स है या फिर फेलियर स्टेट्स जो है उसमें सुधार आ सकेगी। फिर जो एक माइग्रेशन का हम डायनामिक्स देख सकते हैं। तो माइग्रेशन डायनामिक्स क्या कहता है कि अभी जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर राज है, बहुत ज़्यादा गुंडा राज है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स को, स्पेशली जो आपके लेबर कोड्स है उनमें जब रिफॉर्म लाया जाएगा तो उससे लेस ब्यूरोक्रेटाइजेशन रहेगा। पिनल प्रोविजन की जगह आपकी मॉनिटरी पेनल्टी लगाई जाएंगी। तो उससे क्या है, जो बिहार से माइग्रेशन होता है डिफरेंट अदर स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर साउदर्न स्टेट हो गए जिन्होंने ऑलरेडी आपके इंडस्ट्रियल लेबर कोड्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, तो उससे क्या होगा, जो माइग्रेशन डायनामिक्स है वो चेंज होगा। तो इसमें जो टेकिंग पीपल टू जॉब्स, माइग्रेशन की जगह टेकिंग जॉब्स टू पीपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। फिर जो ट्रेड यूनियंस है उसको भी इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो ओल्ड जो लेबर लॉ है उसमें जो आपके ओल्ड जो ट्रेड यूनियंस है उन्हीं को मतलब सहूलियत मिलती है, जो लेबर एरिस्टोक्रेसी है। तो एरिस्टोक्रेसी लेबर के अंदर भी क्या है, आपकी पावर डायनामिक्स देखी जाती है। जो पावरफुल आपके लेबर है या फिर जो सीनियर लेबर है, तो वही क्या करते हैं, इन जो लॉ है इससे उनको बेनिफिट मिल पाता है। कुछ चंद
जो आपके लेबर एरिस्टोक्रेट है, ओल्डर वर्कर जो है। लेकिन जो नए वर्कर है, जो 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये जो काम करते हैं इनको वो सहूलियत नहीं मिल पाती है, इनको जो सोशल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो अचीव नहीं हो पाती है। तो उसी को दिलाने के लिए ये चीज़ें लाई गई है। और ये पैराडाइम शिफ्ट एक हम इसमें देख सकते हैं कि जेल प्रोविजन की जगह, क्रिमिनलाइजेशन की जगह मॉनिटरी जो पेनल्टीज है उसको लगाई गई है। तो इससे क्या होगा, एक जो आपका ट्रस्ट का माहौल है बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स वो बढ़ेगा। तो ये एक इसमें अच्छा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी ये टॉपिक जो है, जो लेबर कोड्स आया उसके ऊपर इसका जो मेन सब्सटेंस था वो हमने देखा। अभी इसका थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री देखते हैं कि लेबर जो लॉज है वो कैसे डेवलप हुई हमारे देश में। तो प्री कॉलोनियल समय से ही हम जो लेबर लॉज है उनको हम देख सकते हैं। प्री कॉलोनियल समय पे अगर देखें 1947 में तो फर्स्ट लॉ आया था आपका फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, उसके बाद ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926। तो इसमें वर्कर्स को बेसिक प्रोटेक्शन दी गई थी, पूरा जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिला था। तो एक्सप्लॉयटेशन के बीच में ही थोड़ा बहुत जो प्रोटेक्शन है उसको कन्फर किया गया था टू दी लेबर, ओके, और या फिर जो वर्कर है उनको। देखते हैं आगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर सोशलिस्ट फेज में देखें तो सोशलिज्म जो हमारा जो सोशलिस्ट फेज था उसमें जो प्राइवेट कैपिटल था उसको डिस्करेज किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर लॉज रहेंगे उसका जो रिफॉर्म है वो बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यूएसएसआर मॉडल को फॉलो किया था जिसमें स्टेट जो थी वो इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करके बैठ गई थी। उसके बाद बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिला, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। तो हमने क्या किया, 1991 में एलपीजी अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लिया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में भी जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही थी। यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था, सोशलिस्ट आइडिया जो थी डाउनटर्न में थी, तो इसीलिए इंडिया ने सोशलिस्ट पॉलिसीज तो लिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपकी जो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज थी उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन अभी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रीनेस आना, ओके, जो डी लाइसेंसिंग है, रिफॉर्म करना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन को ख़त्म करना, रेड टेपिज्म को ख़त्म करना। लेकिन ये कैसे ख़त्म होगा अगर जो पुराने लॉज है उसको चेंज नहीं किए गए तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारे देश में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बाईपास हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बाईपास हो गई और सर्विसेज सेक्टर में हमें बूम देखने को मिला। इसीलिए लगभग 50% का जो जीडीपी है वो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ही कवर करता है। तो ये, और सर्विसेज सेक्टर जॉब ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए जॉब ज़्यादा क्रिएट करने के लिए 1920 में और उससे पहले अगर देखें तो 2000 से 2010 के अंदर आपके जैसे डिफरेंट स्टेट हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन्होंने ये आपका रियलाइज़ किया कि पुराने लेबर लॉ की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट नहीं हो रही है। फॉर दैट मैटर उन्होंने स्टेट लेवल पे चेंज लाया। तो अभी स्टेट लेवल पे चेंज लाया कैसे, क्योंकि जो लेबर का सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है जिसके ऊपर सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से लिस्ट में है, ओके। तो नेक्स्ट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बारी आया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी है, आपकी लेबर लॉज को लानी है, रिफॉर्म करना है पुराने लेबर लॉज को। तो उसके लिए क्या हुआ, 2019 एंड 20 में मोदी जी का जो गवर्नमेंट था 2.0 उसमें पास किया गया 4 कोड्स को। एक था आपका कोड ऑन वेजेस 2019 जो वेज के रिगार्डिंग रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो लेबर इंडस्ट्रियलिस्ट इनके रिलेशन को दर्शाएगा। फिर था आपका सोशल सिक्योरिटी कोड कि किस तरीके के सोशल सिक्योरिटीज़ जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो है वर्कर को मिलेगी, पेंशन हो, ग्रेजुएटी हो या फिर प्रोविडेंट फंड हो, वो सभी चीज़ें। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए एक लेबर कोड लाया गया, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड कि जो वर्कर्स है उनका वर्किंग कंडीशंस कैसा होगा, वर्किंग आवर्स कैसी होगी, वर्किंग जो प्लेस है उसमें आपका जो पालना होगा या नहीं, कृषि होगा या नहीं, या फिर जो सैनिटेशन का फैसिलिटीज़ है वो
प्रॉपरली कैसे रहेगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनको सेफ्टी गियर देना ताकि उनका लाइफ में थ्रेट ना आए। तो बहुत सारे लॉज थे, मैटरनिटी बेनिफिट हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो, तो सभी को समेट के ये 4 कोड को बना दिया गया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया बहुत सारे केसेस में, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको डर ना रहे कि उन्होंने अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ में कंप्लाई नहीं किया या फिर वो विलिंग नहीं थे फिर भी, या फिर अनविलिंग थे फिर भी हो गया, तो उसमें क्या होगा, उनको सिर्फ मॉनिटरी कॉम्पनसेशन ही देना पड़ेगा या फिर मॉनिटरी जो पेनल्टी रहेगी वही देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो अभी प्री रिफॉर्म में अगर देखें तो क्या क्या चैलेंजेस थी रिफॉर्म से पहले। तो एक तो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस थे। तो प्रोलिफरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे थी, बहुत ज़्यादा लॉ था, जैसे 29 तो सेंट्रल लॉज ही थी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, लेबर कोड को लेके। स्टेट का वेरिएशंस फिर हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो कंप्लायंस करना है बाय द इंडस्ट्री, तो 29 सेंट्रल लॉ का कंप्लायंस, देन स्टेट लॉ का कंप्लायंस, ये बहुत हैवी था, तो नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। उसके बाद अभी इतने ज़्यादा लॉ जब होंगे, इनका जब कंप्लायंस नहीं होगा, ऑब्वियसली जो ब्यूरोक्रेट है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो करप्शन करेंगे और मल्टीपल ओवरलैपिंग इंस्पेक्शंस होती थी, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा था, तो इसको बाद में क्या किया गया, कम किया गया। नेक्स्ट देखें तो बायस्ड एक था टुवर्ड्स इन फॉर्मेलिटी। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या थे, आपके ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं होना, कि वो ड्वार्फ फार्म है या फिर छोटे फार्म है तो उनको ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं होती थी, ज़्यादा जो आपके पेनल्टी है वो नहीं भरना पड़ता था। तो इसके लिए क्या थी, जो फार्म है जो बड़ी हो सकती थी वो जानबूझ के बड़ी नहीं होती थी, तो उनके अंदर एक क्या है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रल की वजह से उनके अंदर ये देखा गया कि वो हमेशा ही छोटे रहना चाहते थे ताकि इंस्पेक्टर राज वगैरह से बचा जा सके। देन इसमें हम देख सकते हैं लो फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो इतने ज़्यादा जो हार्श वर्किंग कंडीशंस है इनफॉर्मल सेक्टर में, इसके वजह से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है स्पेशली वुमेन का, वो हम इसमें कम देख सकते हैं। देन रिजिड हायर एंड फायर रूल्स। तो जो हायर एंड फायर रूल्स था वो काफ़ी रिजिड था। अभी जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा क्या चाहते हैं कि जो आपकी क्या कहें कि जो वर्कर को हायर करेंगे वो इनफॉर्मल बेसिस में करना चाहते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ले, जब ज़रूरत ना पड़े तो उनको ले ऑफ कर सके। लेकिन वो प्रोविज़न नहीं दिया गया था लेबर कोड में। इससे क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरर थे उनको जब चाहिए था वो हायर नहीं कर पाते थे, और करते थे तो फॉर्मली करना पड़ता था। तो इसलिए बाद में अगर जब नहीं चाहिए होता था तब भी उनको सैलरी पे करना पड़ता था। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम इसमें देख सकते हैं। देन एजिंग ट्रेड यूनियंस डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूथ इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो ट्रेड यूनियंस है वो डिस्कनेक्ट हो गई और यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए यूथ से कनेक्ट कर पाए उसके लिए भी चेंजेस लाई गई है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या है ऑलरेडी बताया, लेबर एरिस्टोक्रेसी क्या है ऑलरेडी बताया है। फिर ये थोड़ा जानना ज़रूरी है, ये जो लाइन है, फ्रेज है कि वर्म्स आई व्यू वर्सेस बर्ड्स आई व्यू। तो कौन से व्यू से देखना ज़रूरी है, बर्ड के व्यू से देखना ज़रूरी नहीं है। बर्ड के व्यू से देखना मतलब सेंट्रल लेवल से देखना। तो जो भी चीज़ें हैं उसे हमें वर्म्स आई व्यू देखना है, मतलब ज़मीनी जो आपकी सिचुएशन है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तभी बेटर जो आपकी रिफॉर्म्स है वो लाई जा सकती है। फिर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस अगर देखें इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, तो वो क्या रहेगा। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस अगर इसका देखें तो इसमें हमें यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या फिर ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो 65% यूथ है उनको मदद करेगी ये नया लेबर कोड। फिर एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस या फिर एक गुड मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलप होगा, और इसमें हमें ध्यान देना है आइडियलिज्म की जगह में प्रैग्मेटिज्म को। तो आइडियलिस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा फेल्ड होती है, तो प्रैग्मेटिक पॉलिसीज लेनी है।
डायमेंशंस में आपको जब मेंस में लिखना होगा, अभी आपने पूरा समझा तो इसमें आप डिफरेंट डायमेंशंस लिख सकते हैं। सोशल में इसको क्यों लाया गया है, जॉब सिक्योरिटी देना, बस इस जॉब क्रिएशन को भी रखना, दोनों ही देना। पॉलिटिकल अगर देखें तो फेडरलिज्म को इसमें हम देख सकते हैं। फेडरलिज्म में क्या है, जैसे कि लेबर कोड जो है या फिर लेबर जो सब्जेक्ट है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में है, तो दोनों गवर्नमेंट को इसमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। लीगली अगर देखें तो डीक्रिमिनलाइज किया गया डिफरेंट जो ऑफेंसेस थी अंडर ओल्ड लेबर कोड। एथिकली देखें तो डिग्निटी ऑफ जो लेबर है उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जेल प्रोविज़न को हटा के जो एम्प्लॉयर है उनको इसमें मदद की गई है। इंटरनेशनली अगर देखें तो जब लेबर कोड सही रहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्लोरिश होगा, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिश होगा, तभी क्या है जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया अपना योगदान दे पाएगा। और इकोनॉमिकली देखें तो जब लेबर लॉस क्या रहेंगी, ईज रहेंगी उसमें या फिर इजी होगा, तो उसको लोग कंप्लाई करेंगे, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट कंप्लाई करेंगे, और जब कंप्लाई करेंगे तो उसे वर्कर का फॉर्मलाइजेशन होगा। और जितना फॉर्मलाइजेशन होगा उतना ही बेटर है, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुइटी फंड मिलेगी, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, दूसरा अगर लास्ट में हम देखें तो वे फॉरवर्ड इसका क्या है, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट बेटर तरीके से करना ज़रूरी है, सिंस लेबर इज़ ए कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। माइंडसेट को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स का, कि पुलिसिंग मेंटालिटी से सर्विस मेंटालिटी में शिफ्ट करना है। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना है कि लेबर कोड्स को आपकी डिप्लॉय की गई है या नहीं, और एक डायलॉग रहना काफ़ी ज़रूरी है बिटवीन, एक ट्राई पार्टी जो डायलॉग है वो होना है बिटवीन गवर्नमेंट, देन इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर मैन्युफैक्चरर, देन वर्कर्स। ओके, तो ये एक टॉपिक हमने कवर किया जो हाल ही में हमने देखा। नेक्स्ट है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। तो क्या चीज़ के रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है इसमें, क्या रेजिस्टेंस हमें ओवरकम करनी है। तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसके प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। तो अभी एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है वो होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर इन शॉर्ट कहे तो AMR। तो ये तब आता है ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स मेकिंग इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हम डिफरेंट तरीके के डिजीज़ को फेस करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे आपके सर्दी जुकाम ये सभी लगना, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है, हम ऐसे तो बॉडी खुद रेस्पॉन्ड कर सकती है, उसमें बॉडी खुद रेस्पॉन्ड करके उसको ठीक कर सकती है, लेकिन जब उसमें जो आपके वायरसेस होती है वो आपकी समझ लीजिए कि ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो अभी क्या है, जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए, कि जैसे पकड़ लीजिए बुखार हुआ तो एंटीबायोटिक लेते ही 2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन कोर्स जो था वो 7 दिन का था, 7 एंटीबायोटिक्स लेनी थी, तो उसको जब 2-3 दिन में बंद कर दिया गया, बाकी 4 दिन नहीं खाया गया, तो उस 4 दिन में क्या हुआ, जो वायरस अंदर थी वो आपकी वीक हो गई, इसलिए आपका बीमार ठीक हो गया, लेकिन वो वायरस आपकी नेक्स्ट फिर से जब अटैक करेंगी तो आप जो सेम एंटीबायोटिक लेंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस एंटीबायोटिक को लेके जो वायरसेस थी जो वीक हो गई थी वो इम्यून हो गई है अब। तो इसीलिए क्या है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स क्या होते हैं, चेंज करते हैं अपने नेचर को ओवर टाइम, बिकॉज ऑफ जो आपकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है। मेडिसिन भी इसमें एक गलत तरीके से मेडिसिन लेना भी एक रीज़न हो सकता है। फिर जो आज के समय पे जो फूड आ रही है, जैसे पोल्ट्री का जो एग है, चिकन है, उसमें भी क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन दी जाती है उनको, या फिर उनको डिफरेंट डिजीज़ से ट्रीट करने के लिए, क्योंकि बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको ग्रो किया जाता है, तो बहुत सारी डिजीज़ होती है, तो उन डिजीज़ को टेकल करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और उसी को हम खाते हैं। तो खाते ही क्या होता है, हमारे हेल्थ में वो जो रेजिस्टेंस है वो पैदा हो जाता है। फिर जो आपकी पॉल्यूटेड वाटर होती है या फिर कंटामिनेटेड वाटर होती है, जैसे हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, उसको समझ लीजिए किसी वाटर में डंप कर दिया गया, या फिर समझ लीजिए कोई आपके कार्ब्स में कोई एंटीबायोटिक दी गई थी, वो डेड हो गया, और उसका जो डेड बॉडी है वो समझ लीजिए पानी में कहीं किसी और से बह गया, या फिर कहीं पड़ा हुआ था ज़मीन पे, उससे बारिश से आपकी जो वाटर है रन ऑफ होके पानी में आ गई। तो उस तरीके से क्या हो सकता है, हमारे सॉइल, हमारे वाटर, हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट हो सकता है।
और उसी पोल्यूटेड चीज़ें या फिर कंटामिनेटेड चीज़ों को जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इन फ्यूचर में कोई भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज़ जिसमें आपकी जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो, उसमें भी क्या चाहिए, आपकी इन्फ्लुएंजा की तरह ही एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो वो काम नहीं करेंगे एंटीबायोटिक्स। और जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स रहेगा वो काम नहीं करेगा, फिर लास्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक तक हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक नहीं रहेगा और लोगों का क्या होगा, डेथ कॉज होगा। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। ऐसे हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये छोटा सा कंसर्न है, लेकिन ये जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इसको समझ सकता है कि ये कितना खतरनाक प्रॉब्लम है। तो इसमें इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान लिया था, जो कि बहुत हद तक फेल रहा, तो इसीलिए आपका नेशनल एक्शन प्लान 2 लिया गया है। तो स्लगिश था NPA 1, नेशनल एक्शन प्लान 1, तो इसीलिए NAP 2 लिया गया। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत डेटा देखें तो WHO का जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से इंडिया में 3 इंसान में से 1 के अंदर इन्फेक्शन आपकी AMR का प्रॉब्लम है, जबकि ग्लोबल लेवल में 6 में 1 का है। मतलब हमारे इस देश में डबल है, वैसा आप कह सकते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर क्या है, डिजीज़ बर्डन ज़्यादा है हमारे देश में, इन्फेक्शस जो डिजीज़ है, रैम्पेंट और मिस यूज़ ऑफ या फिर ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक भी एक प्रॉब्लम है, गैप इन हेल्थ केयर है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन हेल्थ पॉलिसी भी लिया था, 2022 में प्रोबेबली लिया था, ईयर आप एक बार देख लीजिएगा। वन हेल्थ अप्रोच क्यों लिया था, ताकि आपका ह्यूमन हेल्थ का, एनिमल हेल्थ का, एनवायरमेंटल हेल्थ का, तीनों का एक साथ ख्याल रखा जा सके। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ सिर्फ आपके ह्यूमन को ध्यान देके हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, फॉर दैट मैटर वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज अ होलसम एंटिटी। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर एक फेडरल चैलेंज भी इसमें देखी जाती है। फेडरल चैलेंज क्या है कि हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए नेशनल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेती है या फिर पैसे देती है स्टेट को, स्टेट उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करता है तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए वे अहेड को थोड़े बाद में हम देख लेंगे। तो इसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो 2010 के बाद ग्लोबल जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके बारे में बहुत सारी डिस्कशंस होने लगी। फिर आपका चेन्नई डिक्लेरेशन लिया गया, तो चेन्नई में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो उधर अवेयरनेस ज़्यादा है, तो 2012 में ही ये सभी एक्शंस ली गई हैं। फिर 2015 में WHO के द्वारा आपका GAP लॉन्च किया गया, ग्लोबल एक्शन प्लान। 17 में नेशनल एक्शन प्लान लिया गया, जो पहला एक्शन प्लान था। फिर अभी दूसरा एक्शन प्लान लिया गया है। फिर 2019 में इंडिया ने जो आपका कोलिस्टीन नाम का पॉटरी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला जो एंटीबायोटिक है उसको बैन कर दिया। ये आपकी पॉटरी इंडस्ट्री में दी जाती है, ताकि पॉटरी इंडस्ट्री में जो भी पॉटरी है उसको आपकी क्या की जा सके, स्वस्थ रखी जा सके। लेकिन वो तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो हम कंज्यूम करते हैं उसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी नेगेटिव एक्शन रहता है। 2024 से करंट में NAP 2 लिया गया है। तो बाकी चैलेंज अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में डेफिसिट है, फेडरल एक डिस्कनेक्ट हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मार्केट फेलियर एक देख सकते हैं कि मार्केट में क्या है, जो ओवर द काउंटर फार्मेसी जो सेल्स है, तो ओवर द काउंटर सभी ड्रग्स को हम ओवर द काउंटर नहीं परचेस करना चाहिए हमें, लाइक एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्रिप्शन के ज़रिए ख़रीदना चाहिए, या फिर जो देनदार है, जो बेचता है, फार्मासिस्ट है, उसको भी पर प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही देना चाहिए। लेकिन वो अपने मुनाफे के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को अपने हिसाब से दे देते हैं, पेशेंट भी जो है अपने हिसाब से ख़रीद लेते हैं, जो कि सही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है AMR रेजिस्टेंस के लिए। फिर एनवायरमेंटल जो कंटामिनेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। फिर एक जो सर्विलियंस होना चाहिए AMR को लेके वो काफ़ी इनएडिक्वेट है। बाकी ये जो भी वर्ड है मैंने आपको बताई है, ओके। और ये आपका ध्यान रखिएगा कि निमोनिया एंड E. कोली करके 2 आपकी बैक्टीरिया है, कैलीबेसिला निमोनिया एंड E. कोली। तो ये दोनों जो है गट की बैक्टीरिया है, कॉमन बैक्टीरिया फाउंड इन द गट। द टेक्स्ट हाईलाइट देम एज दे आर एग्जिबिटिंग हाई रेजिस्टेंस। सो ये दोनों क्या कर रही है, हाई रेजिस्टेंस दिखा रही है टू क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर कोलिस्टीन क्या है वो ऑलरेडी मैंने बताया। स्टे वार्डशिप प्रोग्राम क्या है, जो हेल्थ सेक्टर है,
जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट है, सभी को एक क्या है मालिकाना हक लेना है कि हमें ये प्रॉब्लम को दूर करनी है। वे फॉरवर्ड में रेड लाइन कैंपेन को आगे ले जाना है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें रेड लाइन रहता है, तो रेड लाइन मेडिकेशन जो है उसको डिस्करेज करना है कि उसको खुद से ना खरीदे और फार्मासिस्ट भी खुद से ना बेचे। डायग्नोस्टिक की टेक्निक्स जो है उसको बढ़ाना है, डायग्नोस्टिक करके ही दवा लेनी है। हम लोग गैस करके दवा ले लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये दवा खा लेते हैं, वैसा नहीं करना है। स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना है अंडर स्टेट एक्शन प्लान ऑन AMR प्लस नेशनल हेल्थ मिशन। जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है उसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है। जो वॉश स्कीम है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, उसको और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। बाकी और भी डिफरेंट आर्टिकल है वाटर क्राइसिस को लेके है, तो उसको भी आप इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे और 10 आर्टिकल है लगभग, तो इसको समझाने अगर लगे तो हम बहुत समय लग जाएगा, 5-6 घंटे लगेंगे, क्योंकि 2 आर्टिकल में ही हमें आपकी 30 मिनट से ज़्यादा लग जाती है और हम इसको हॉलिस्टिकली समझाते हैं। तो बाकी आर्टिकल आप देखिएगा। और पास्ट में हम जो आर्टिकल हमने समझाई है उसी को स्किप किया है, जैसे वाटर क्राइसिस मैंने आगे समझाया था, इंडियन एग्री एक्सपोर्ट के बारे में भी समझाया था। तो इसमें जो थोड़ी बहुत नई डेटा है वो देखिएगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्यों हमें लार्जर बैंक्स चाहिए वो भी हमने पहले देखा था कि इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी हमारे देश में वर्ल्ड रैंकिंग में सिर्फ एक ही बैंक है, वो है SBI, जिसका रैंक भी 50 के घर में है। और सिंगापुर जैसे जो छोटे छोटे देश है उसका, उनको अगर हम देखें तो 4-5 जो है आपकी लार्ज बैंक है। तो ये सभी हम देख सकते हैं। ओके, तो ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है डिफरेंट अदर आर्टिकल को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके डाउट को कैटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।